सो हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 5। तो लास्ट हमने 4 लेक्चर्स में 25 करके ईच लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चंस जो हमारे AIB 21 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगले जो हम अभी लास्ट जो हमने 4 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं, तो उसमें हमने 25 करके वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चन सो मार्क्स। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 5, इसमें वी विल कंप्लीट नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। तो यहाँ 101 से स्टार्ट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे हमें उनको याद रखना है। ये सारे टिप्स इसमें दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 101 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 101 में मेंशन्ड है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस has the Supreme Court observed that judicial review is a basic structure of the Constitution? यहाँ पे हमारे पास 4 ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में क्या दिया है आपको, देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन 1 है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SP मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और लास्ट दिया है हमारे पास L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए, इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे जो केस दिया गया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि कोर्ट का पावर लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शन को चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट इस पावर को खत्म या फिर लिमिट नहीं कर सकता। ठीक है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के पास हमेशा ये अथॉरिटी रहेगी। मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है, और पार्लियामेंट के पास इस पावर को खत्म करने या लिमिट करने का अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो है L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे है क्योंकि ये करेक्ट चॉइस है। क्यों, बाकी जो हमारे पास दिए गए हैं जैसे कि SR बोम्मई यहाँ पे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिया हुआ है, इस केस में क्या है, इसमें सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का था। ठीक है, SP मित्तल जो केस दिया हुआ है हमारे पास नेक्स्ट वाला, SP मित्तल जो केस था इसमें रिलीजन और एरोविले के एक्ट के बारे में था। और जो मेनका गांधी का एक्ट था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो बात की गई थी ये आर्टिकल 21 का स्कोप एक्सपेंड किया गया था, मतलब फेयर जस्ट रीजनेबल प्रोसीजर पर बेस्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। 102 क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए 102 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन was filed highlighting the inhuman treatment of inmates in a mental asylum in Bihar. The Supreme Court held that the right to live with human dignity includes the protection of mental health and human condition of detention. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला है कि द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट। फिर है पर्सन इन इंस्टीट्यूशंस लाइक मेंटल असाइलम आर आउटसाइड द पुरव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट। फिर है ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट टू प्रोटेक्ट द मेंटली इल, कोर्ट्स कैन नॉट इंटरवेन। फिर है लास्ट ऑप्शन की द कोर्ट डिक्लाइन टू इंटरफेयर सिटिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होने वाला है, पहले क्वेश्चन समझिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया और हमें क्या करना है कि जब भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पहले सबसे पहले आपको क्या स्टेप लेना है कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि उसमें एक्चुअली पूछा क्या गया है। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी में, हड़बड़ाहट में, गलत समझ जाते हैं कि क्या पूछा गया है वो नहीं देख रहे हैं, बट क्या
उस पे नहीं पूछा गया उसका आंसर जाके फिल कर देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है यू हैव टू रीड फुल आंसर, फुल क्वेश्चन विद ऑल द ऑप्शंस गिवन देयर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है तो इसमें बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 21 जो है उसका राइट टू लाइफ सिर्फ जिंदा रहने का राइट नहीं होता है, बल्कि इंसान को डिग्निटी के साथ जीने का राइट भी है। कि कोई भी इंसान है उसको पूरी डिग्निटी के राइट साथ जीने का राइट दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें चाहे इंसान मेंटली इल हो, पेशेंट है, या फिर इनमेट्स को ह्यूमन ट्रीटमेंट और प्रॉपर जो है मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन देना भी इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पे जो हमने बताया कि यहाँ पे डिग्निटी के साथ हर किसी का राइट है कि डिग्निटी के साथ जीने का, वो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है राइट टू लाइफ। यहाँ पे दिया है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होने वाला है। बट एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो बाकी के ऑप्शन हैं वो गलत क्यों बताए गए हैं या वो इरिलेवेंट क्यों हैं। वो इसलिए है क्योंकि जो पर्सन यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्सन इन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे बोला गया है कि आउटसाइड का बोला गया है, बट आउटसाइड का नहीं होगा क्योंकि वो रॉन्ग है। क्योंकि उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी उसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्ट किए गए हैं। इसमें है कि ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट बोला गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। वो किस लिए गलत है? क्योंकि कोर्ट भी इंटरवेन कर सकता है जब वायलेशन हो। कोर्ट को इंटरवेन करने का अथॉरिटी है कि जब कोई वायलेशन हो रहा है तो। ठीक है, इसके अलावा जो कोर्ट डिक्लाइन टू इंटरफेयर सिटिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये ऑप्शन दिया है, ये भी गलत है। क्योंकि जो कोर्ट ने एक्टिवली इंटरवेन किया और डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शंस देखिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। 103 क्या कह रहा है देखिए कि विच केस इज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ अगेंस्ट फीमेल फ्यूटिसाइड। ठीक है, कौन सा केस है? तो यहाँ पे दिया हुआ है पेरेंट्स एसोसिएशन वर्सेस यूओआई यूनियन ऑफ इंडिया, मधु केशवर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, चेहात वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड निशी मघु वर्सेस स्टेट ऑफ जेएनके मतलब जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होने वाला है? पहले ये समझते हैं कि इस केस में ये क्या रिलेट कर रहा है, किस चीज के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे इस केस में सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स मतलब CEHAT जो यहाँ पे दिया हुआ है ने CEHAT सेंटर, ये नोट कर सकते हैं आप लोग, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स। ठीक, ने इसने CHEAT ने PIL फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हाईलाइट किया गया था कि फीमेल फीटिसाइड और सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जो होते हैं वो इलीगल होते हुए भी चलाए जा रहे हैं हमारे कंट्री में। तो कोर्ट ने बोला कि जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होते हैं, यानी कि जो रेगुलेशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994, जिसको PNDT एक्ट को इस जो है स्ट्रिक्टली मतलब ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड करना ज़रूरी कहा गया, ताकि जो फीमेल फेटिसाइड है मतलब जो फीमेल अनबॉर्न चाइल्ड है, अनबॉर्न इन्फेंट है, उसको रोका जा सके। ठीक है, इसलिए इसको जो है जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे CEHAT वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बट बाकी जो ऑप्शंस हैं ये क्यों गलत है, ये किससे रिलेट कर रहे हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है पेरेंट्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो वो एजुकेशन से रिलेट किया गया है। इसको यहाँ पे रिलेट किया गया है एजुकेशन से। ठीक है, ये लोग ये भी आप मार्क करते चलिएगा कि बाकी जो दिए गए हैं ये हमारे किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मधु किश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये ऑप्शन दिया है, ये किससे रिलेट कर रहा है? ये जो है इसमें
ट्राइबल वुमेन्स की प्रॉपर्टी के राइट को लेके बात हुई थी। किससे बात हुई थी? ट्राइबल वुमेन्स की प्रॉपर्टी के राइट को लेके। उसके बाद आता है निशी मघु निशी मघु जो केस आया था, ये वर्सेस स्टेट ऑफ J&K जम्मू एंड कश्मीर का था। ये रिलेट नहीं करता है फीमेल फेटिसाइड से, ये वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से रिलेट करता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा है CEHAT वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको मार्क कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसको मार्क करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। ये बोल रहा है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बीन प्रोवाइडेड। कौन से आर्टिकल में ये जॉइंट जो है सिटिंग प्रोवाइड की गई थी लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करेगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, देन इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो 108 में, कौन सा आर्टिकल है? 108, आर्टिकल नंबर 108 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसमें एक प्रोविजन था। उसमें प्रोविजन दिया गया है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा किसी भी बिल पर एग्री नहीं करते हैं तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ठीक है, जब वो एग्री नहीं कर रहे हैं तो उस केस में जॉइंट सिटिंग जो है वो बुलाई जा सकती है। इस जॉइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट सम्मन करते हैं और दोनों हाउसेस मिलकर, मतलब दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस मिलकर इस बिल पर जो है वो डिसाइड करते हैं, इस बिल पर डिसीजन लिया लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 108 हमारा सही है। बाकी जो आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 101 पे ये भी जान लेते हैं, ये है वेकेटिंग ऑफ सीट से रिलेट करता है। आर्टिकल नंबर 102 है जो यहाँ पे दिया है, आर्टिकल 102 ये रिलेट करता है आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी से। ठीक है, आर्टिकल 133 जो दिया गया है, इसमें कहा गया है, आर्टिकल 130 क्या कहता है कि एपेलेट ज्यूरिडिक्शन से ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सिविल मैटर्स पे रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये है आर्टिकल 108 जो जॉइंट सिटिंग प्रोविजन के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर बी मतलब आर्टिकल 108 ये जॉइंट सिटिंग के बारे में बात करता है, जॉइंट सिटिंग के बारे में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हमेशा बना के चलिए जिससे आपको आर्टिकल्स याद करने में इजी रहे। ठीक है, वो भी हम एक सेशन लेकर आएंगे कि इनको आर्टिकल्स को कैसे याद करना है, क्या शॉर्टकट्स हमें लेके चलना है, किन शॉर्टकट्स के थ्रू हमें ये आर्टिकल याद करना है। बट अभी क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल नंबर 108। देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 105। क्या कह रहा है 105, एक बार देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 105 इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पे एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकते हैं। ये MSQ वाला क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ दिया है कि एन ऑर्डिनरी बिल कैन ओनली ऑरिजिनेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। बी है ए बिल पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द हाउस। सी दिया है कि ए बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट विच हैज नॉट बीन पास्ड by the house of people shall not lapse on a dissolution of the house of the people, and a bill pending in the house of people shall not lapse by reason of the dissolution of the house। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो कौन से ऑप्शन सही होने वाले हैं, क्या कहना है आप लोगों का? देखिए, जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है, ए में क्या दिया है कि ए बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ सॉरी एन ऑर्डिनरी बिल कैन ओनली ऑरिजिनेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये दिया हुआ है। बट क्या है कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो सिर्फ लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल में ऑरिजिनेट कर सकता है, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा में नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन हमारा ए जो है ये हमारा गलत हो जाएगा।
ये हमारा गलत है। बी क्या दिया है? बी में बोला गया है कि अगर बिल लोकसभा में पेंडिंग है और हाउस प्रोरोग हो जाता है तो बिल लैप्स नहीं होगा। मैं इस साइड आ जाती हूँ तो ये विजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बी में कहा गया है कि अगर बिल जो है वो लोकसभा में पेंडिंग है और हाउस प्रोग हो जाता है तो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। ये तो सही है, ये सही बात है, ठीक है। ऑप्शन सी में बोला गया है कि अगर बिल राज्यसभा में पेंडिंग है और जो लोकसभा में राज्यसभा में पेंडिंग है और जो लोकसभा में डिसॉल्व हो रहा है, इसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा में डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, डिसोल्यूशन की बात करी है। तो यहाँ पे क्या है कि तो बिल जो है लैप्स नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही माना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि यहाँ पे ऑप्शन डी बोल रहा है कि अगर बिल जो है वो लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल लैप्स हो जाता है। बट ये तो गलत बात है ना, बिल लैप्स नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे हमारे कौन सा ऑप्शन सही है? बी और सी, मतलब हमारा बी और सही। ऑप्शन बी में दिया है हमारा बी और सी आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क करिएगा ऑप्शन बी एंड सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक। मूव करते हैं, देखिए आंसर क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमने तो लॉक कर दिया। सच में बी है ना? सच में बी है, क्योंकि हमने लॉजिक के साथ ये आंसर सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आंसर बी एंड सी जो करेक्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्या बात कर रहा है देखते हैं। 106 जो है स्टॉपल के बारे में बात कर रहा है कि स्टॉपल हैज बीन डिफाइंड अंडर, कौन से सेक्शन में स्टॉपल डिफाइन किया गया है। होता क्या है, ये किस चीज से आया है, कहाँ पे दिया गया है। देखिए स्टॉपल जो है वो डेफिनेशन जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट, ये स्टॉपल वर्ड याद रखिएगा, इंडियन एविडेंस, स्टॉपल मतलब एविडेंस, ई और ई, ठीक है। स्टॉपल जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 121 में दी गई है। कौन से सेक्शन में? 121 में। तो इसमें क्या कहा गया है? सेक्शन 121 जो है वो कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने स्टेटमेंट या कंडक्ट से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी बात पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है और दूसरा जो व्यक्ति है उस पर एक्ट करता है कि जो पहला व्यक्ति बाद में उस बात को झुटला नहीं सकता, ठीक है, ये इसके अंदर कहा गया है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 121 है ये सही माना गया है। सेक्शन 121 इज द करेक्ट आंसर। मार्क कर लीजिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर सेक्शन 121, ठीक है। बात की गई स्टॉपल की सेक्शन 121 में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच डॉक्ट्राइन हैज बीन अप्लाइड बाय द कोर्ट, कौन सा डॉक्ट्राइन है जो हैज बीन अप्लाइड बाय द कोर्ट, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, कौन सा डॉक्ट्राइन यहाँ पे बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे जो है कि कोर्ट ने सिर्फ सेक्शन 8 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था और बाकी जो प्रोविजन है सेक्शन 2 और 5 को वैलिड रखा, ठीक है। ये तब होता है कि किसी एक्ट का एक ही हिस्सा, ठीक है, ये तब होता है कि जब किसी एक्ट का एक ही हिस्सा जो होता है, मतलब एक ही जो पार्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो लेकिन बाकी जो हिस्से हैं उससे अलग अलग, मतलब सेपरेबल हो और इंडिपेंडेंट काम कर सकें, ठीक है, इंडिपेंडेंटली जो काम कर सकें। तो इस प्रिंसिपल को जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि आरएमडी जो चमार चमार बॉगवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आरएमडी चमार बॉगवाला, ठीक प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ जो फाइनल आंसर होगा वो डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी यहाँ पे आपका फाइनल आंसर है, मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इट इज द करेक्ट आंसर। मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्या कह रहा है?
यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, इज रिलेवेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ रिपंजेंसी बिटवीन ए सेंट्रल लॉ एंड ए स्टेट लॉ, सेंट्रल लॉ एंड ए स्टेट लॉ। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन ऑप्शन में क्या कहा गया है, तो देखिए आर्टिकल जो 254 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 254 दिया गया है, डील्स विद रिपंजेंसी बिटवीन ए सेंट्रल लॉ एंड ए स्टेट लॉ ऑन सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो सवाल आता है कि क्यों आर्टिकल 254 ही, वो इसलिए कि इफ ए स्टेट लॉ, ठीक है, इफ ए स्टेट लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद ए सेंट्रल लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट, तो द सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल्स है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन जो होगा वो है कि स्टेट लॉ कैन प्रिवेल विद इन दैट स्टेट इफ इट हैज रिसीव द प्रेसिडेंट एसेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट का एसेंट मिल रहा है, तो वो एक्सेप्शन है, वो कैन प्रिवेल विद इन द स्टेट। ठीक है, तो ये अदर ऑप्शन जो है वो गलत क्यों बोले गए हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने सही आंसर देख लिया, सही ऑप्शन है 254 आपका सही ऑप्शन है। बट बाकी जो है आर्टिकल वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल जो 248 है, 248 है, ये बात करता है आपका रेसिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, ये आप मार्क करते चलिएगा, जो भी आर्टिकल हमारे ऑप्शंस में जो नहीं भी हैं तो उनके बारे में भी सॉरी उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो आर्टिकल किससे रिलेट कर रहा है, तो वो भी आपको आगे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे, आपको वो काम देंगे। तो वो साथ में यू हैव टू नोट इट डाउन कि जो बाकी आर्टिकल्स के बारे में भी बात हो रही है तो वो भी आप साथ में लेके चलिए। ठीक है, तो आर्टिकल 252 क्या बताता है, आर्टिकल 252 कह रहा है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट्स फॉर स्टेट बाय कंसेंट के बारे में। आर्टिकल 256 जो बताता है आपको ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट टू कंप्लाई विद यूनियन लॉज। ठीक है, तो इतना यहाँ पे डिस्कस किया हमने। यहाँ पे सही आंसर तो हमारा ऑप्शन सी है, आर्टिकल 254। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, देन मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे अमेंडेंट आर्टिकल 32, डिलीटेड आर्टिकल 31 एंड इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 300A, deleted article 32 from part 3rd of the constitution and introduced a new article 300 in the constitution। तो क्या किया गया है, क्या सही है, क्या कहना है आप लोगों का, क्या किया गया है इसमें, क्या कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बारे में बात की है, तो इसमें जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी उसको सेपरेट कर दिया गया है, उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर अलग कहीं रख दिया गया है। कहाँ रख दिया गया है ये भी जानना जरूरी है ना। तो देखिए आर्टिकल 31 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया था, और नया आर्टिकल जो है 300A, नया आर्टिकल है 300A को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब क्या है इसका, इंग्लिश में बोल दिया आपने, सुन लिया, बट मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि अब राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं होगा। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट के अंदर डाल दिया गया है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, अब तो हिंट भी मिल गया ना, तो करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका डिलीटेड आर्टिकल 31 एंड इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 300। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले मार्क कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यू हैव टू मार्क ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर। डिलीट किया गया था 31 और इंट्रोड्यूस किया गया 300A। ठीक, मूव किया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए मूव करते हैं। द पावर ऑफ पार्लियामेंट of India to amend the constitution as a constituent power was inserted in Article 368 of the Constitution of India by First Amendment 24th 26th 42nd। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे सही होने वाला है हमारा आंसर, देखते हैं कि क्या है। क्योंकि यहाँ पे जो सही है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1971 में कब आया था, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में था। तो इसमें क्या कहा गया है, क्यों रिलेट कर रहा है, क्योंकि इसमें क्लियर किया था कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, और ये पावर आर्टिकल 368 में एक्सप्लिसिटली इंसर्ट की गई। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, 368 में ये इंसर्ट की गई थी। ठीक है, इससे पहले डाउट था कि पार्लियामेंट में फंडामेंटल राइट जो है अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्योंकि केशव नंद भारती केस के कॉन्टेक्स्ट में अमेंडमेंट ने एक आर्टिकल जो है 368 को स्ट्रेंथन किया, मतलब 368 को मजबूत किया और बोला कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का फुल पावर है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है 24th अमेंडमेंट 1971। 24th अमेंडमेंट 1971 ये हमारा सही आंसर है। बट बाकी जो है ऑप्शंस दिए हमारे पास वो गलत क्यों है, क्योंकि जो फर्स्ट अमेंडमेंट था हमारे पास 1951 में था वो लैंड रिफॉर्म्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री स्पीच पर था। जो 26th अमेंडमेंट हमारे पास दिया हुआ है, 26th अमेंडमेंट कब आया, 1971 पर। इसमें क्या था कि ये प्राइवेट पर्पस पर एबॉलिश पर था। ठीक है, बाकी 42nd जो अमेंडमेंट है, 42 जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में था, इसका क्या कहना है कि ये मिनी एडेड सोशलिस्ट सेक्युलर फंडामेंटल ड्यूटीज के से रिलेट करता था। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है हमारा 24 अमेंडमेंट। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, मार्क कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 24th अमेंडमेंट 1971। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है एक बार देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए क्या बोल रहा है। Who can initiate impeachment proceedings against the President of India? Initiate impeachment proceedings against the President of India. Either House of Parliament, Supreme Court, ओनली लोकसभा या फिर राज्यसभा। कौन कौन कर सकता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के प्रोसीडिंग के लिए, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, दोनों में इनिशिएट हो सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में इनिशिएट हो सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है कि मोशन इंट्रोड्यूस्ड होता है कि किसी भी हाउस में उसको पास करना होता है सेकंड या थर्ड मेजॉरिटी ऑफ टोटल 3 में से। ठीक है, फिर दूसरे हाउस के मेंबरशिप पे में दूसरे हाउस का जो मेंबरशिप है उस पर भी सेम मेजॉरिटी में पास करना ज़रूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है इसमें, सुप्रीम कोर्ट का रोल है कि इम्पीचमेंट में नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का रोल इम्पीचमेंट में नहीं होता है। सिर्फ लोकसभा मीन्स या ओनली लोकसभा, राज्यसभा ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों हाउसेस इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या ऑप्शन सही होने वाला है, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मार्क करिएगा, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो देख लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन ये देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 112 इज सेइंग कि क्या द quorum for the joint sitting of the Indian Parliament is 1/12 of the total number of members of the House, 1/6, 1/12 है, 1/6 of the total number of members of the House, 1/10 of the total number of member of the House, या फिर 2/3। ठीक है, तो
कि कौन सा सही आंसर है, क्या सही आंसर है। देखिए, जो ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात की है कि ज्वाइंट सिटिंग कोरम जो है वो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा में कंबाइन में होगा। मतलब क्या मतलब है, मतलब है कि अगर दोनों हाउस का टोटल स्ट्रेंथ 790 है, 790 है, कितना है, 790, ठीक है। कैसे, दोनों का कंबाइन करके, जैसे कि लोकसभा में 545, लोकसभा में 545 प्लस, और राज्यसभा में कितना होना चाहिए, राज्यसभा में अराउंड है ये 245 के अप्रॉक्स होता है, 245 के अप्रॉक्स, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है, ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है, ठीक है। नहीं, जो ये सॉरी, जो ज्यादा नंबर है ये लोकसभा का है एंड ये राज्यसभा का है। 245 इज फॉर राज्यसभा। तो कोरम जो होगा वो 79 मेंबर्स का मान के चलिए, 790, ठीक है। ये रूल जो है इंश्योर करता है कि मीटिंग वैलिड हो और मिनिमम पार्टिसिपेशन हो, ठीक। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है कौन सा सही है, ऑप्शन तो हमारे पास दिया हुआ है 1/10, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और मोस्टली इसमें जो है 1/12 होता नहीं है, 1/6 होता नहीं है, 2/3 होता है। इसको कंसिडर करते हैं कि कुछ केसेस में रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा नहीं होती, ये मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है दैट विल बी 1/10, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं अगले सवाल पर। क्या कह रहा है कि विच डॉक्ट्राइन वाज प्रोपोनेड इन द केस ऑफ केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इनमें से कौन सा डॉक्ट्राइन रिलेट कर रहा है, कौन सा डॉक्ट्राइन जो है प्रोपाउंडेड था, कौन सा था। देखते हैं कि ये जो केस था केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1973 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इस डॉक्ट्राइन के अंदर कुछ एसेंशियल फीचर्स भी थे, जैसे कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का था, जुडिशियल रिव्यू का था, फंडामेंटल राइट्स को लेके, सेक्युलरिज्म को लेके, डेमोक्रेसी को पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। ये लैंडमार्क जजमेंट ने पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को लिमिट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज को प्रोटेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन क्या है हमारा कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विल बी द करेक्ट आंसर। पहले ये मार्क कर लीजिए, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हमारा जो है करेक्ट आंसर है। बट बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं, क्या ऑप्शंस हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, इसमें क्या है, इसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट रिमेन्स डोरमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन दिया हुआ है। इसका क्या है कि इसमें लेजिस्लेचर कैन नॉट डू डायरेक्टली व्हाट इट कैन डू डायरेक्टली, ठीक है। इसमें लेजिस्लेचर जो है वो कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट इट कैन डू डायरेक्टली। तो डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में क्या दिया है कि इसमें दिया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में दिया है कि ये डिसाइड करता है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस में विच सब्जेक्ट ओवरलैप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा करेक्ट आंसर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस की डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका सही आंसर है, सही ऑप्शन इज बी, फाइन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, क्या स्टेटमेंट दिए हुए हैं।
ऑप्शंस पढ़े आप लोगों ने? ऑप्शंस पढ़ लिया आपने? तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या बात की गई है। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे इतने केस दिए हैं, इसमें जो डिफरेंस है मतलब ओपिनियन जो है अमंग्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर का, द मैटर इज डिसाइडेड बाय द लॉ कमीशन। तो ये गलत है, क्या लगता है आपको? ये ऑप्शन हमारे पास जो है गलत है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट फैक्ट क्या है एक बार वो देख लेंगे, देन वी विल डिस्कस द आंसर। देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, ठीक है, पहला ऑप्शन है द इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर है इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, द मैटर इज डिसाइडेड बाय द लॉ कमीशन। फिर है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर enjoy equal power. The term of office of an election commissioner is 6 years from the date he assumes office or till the day he attains the age of 65, whichever is earlier, मतलब जो पहले आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इक्वल पावर इंजॉय करते हैं। यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन CEC की रिकमेंडेशन के बिना वो भी नहीं होगा, क्योंकि उनका रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो टर्म ऑफ ऑफिस की बात की गई है 6 साल या फिर 65 ईयर की एज तक, जो पहले आ जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस जो ओपिनियन का यहाँ पे बात हो रही है, अगर CEC और ECs में डिफरेंस है, यहाँ पे CEC और ECs में जो डिफरेंस है, तो डिसीजन मेजोरिटी वोट से होता है, यहाँ पे वोटिंग कराई जाती है। तो यहाँ लॉ कमीशन का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट होगा कि लॉ कमीशन डिसाइड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यहाँ पे जो सिर्फ गलत स्टेटमेंट है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, कि उसमें कहा गया है कि जो लॉ कमीशन है वो डिसाइड करता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे। ठीक है, ये करेक्ट है, बाकी हम ये इनकरेक्ट है। बाकी हमारे जो है वो सारे यहाँ पे ऑप्शन है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। ठीक है, वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सा ऐसा है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। फिर है टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, टू uphold the protect and sovereignty, to abolish titles except military and academics। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है? यहाँ पे है कि जैसे जो दिया हुआ है टू एबॉलिश टाइल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। ठीक है, ये जो हमारा आंसर है, ये जो है ये फंडामेंटल उसमें ड्यूटी में नहीं आता है। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में ये बात की गई है? ये बात की गई हमारे ऑप्शन नंबर डी में, जो ऑप्शन सही है, बट ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर कवर नहीं होता है। देखिए क्या है कि इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसमें आर्टिकल्स इंक्लूड हैं, जैसे 51A में ये ड्यूटीज द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, टू अबाइड बाय एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। ठीक है, टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड के लिए है, द सोवरेनिटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन एबोलिशन ऑफ टाइटल्स वाला जो प्रोविजन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होता, ये आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 18 में ये मेंशन्ड है, वहाँ पे दिया गया है जो फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में आता है। वो राइट होता है कि राइट टू इक्वालिटी में। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। मार्क करिए ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं कवर हो रहा है। करेक्ट, मूव किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 116 पूछ रहा है, बोल रहा है या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 116 की सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 हैव बीन फ्रेम करे गए थे अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट के रूल जो 2013 के थे
वो किस कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल के अंदर फ्रेम करे गए थे? क्या कहाँ फ्रेम करे गए थे ये? देखिए आर्टिकल जो है इसमें 145, कौन सा आर्टिकल है? 145। ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि आर्टिकल 145 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रूल जो है 2013 को फ्रेम किया गया था, और इसमें आर्टिकल 145 के पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। पार्लियामेंट को क्या करता है? एम्पावर करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस और प्रोसीजर के रूल्स बनाए। ठीक है, ये रूल जो है ये मेनली फिलिंग, हियरिंग, अपील्स एंड कोर्ट प्रोसीजर को रेगुलेट करते हैं। तो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो हमारे गलत हैं। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 145, ऑप्शन नंबर 145 इज योर करेक्ट आंसर। मार्क करिएगा, आर्टिकल नंबर 145 के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स को फ्रेम किए गए थे। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बार पढ़िएगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि which of the following is the first case in which the Supreme Court has exercised its advisory jurisdiction? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऐसा फर्स्ट केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सरसाइज किया था इट्स एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन को? ठीक है, 4 केस दिए गए हैं हमारे पास। यहाँ पे जो फर्स्ट केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सरसाइज किया था इट्स एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 143 के अंदर। आर्टिकल कौन सा? 143। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है कि इन रे दहली लॉज एक्ट जो है 1951, इन री दहली लॉज एक्ट, ऑप्शन सी में दिया गया हमारा। इस एक्ट जो है ये 1951, 1951। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें ये था, तो बाकी ऑप्शंस क्यों गलत होने वाले हैं? क्योंकि जो इन रे केरला एजुकेशन बिल है 1958 वो लेटर एडवाइजरी ओपिनियन में आया था। जो दूसरा दिया हुआ है कि इन रे सी कस्टम एक्ट, ये तो इन री सी कस्टम एक्ट जो दिया हुआ है ये जो था ये 1963 का था, ये लेटर एडवाइजरी रेफरेंस पे रिलेट करता है। और जो इन री बर्बरी 1960 का केस है, ये इन री बर्बरी जो है ये 1960 का है। ठीक है, तो ये जो था ये ओपिनियन जो है रिगार्डिंग सेसेशन ऑफ टेरिटरी पे बेस्ड था। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर इज हमारा इन री दहली लॉज एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। मार्क करिएगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्रीज इन राइटिंग नॉट टू क्लेम एनी फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन फ्यूचर disciplinary proceeding. Later, he challenges the proceeding as a violating Article 14. So the government argues that he waived his rights by agreement. So which of the following correctly applies the Supreme Court's ruling in Basheshwar Nath versus CIT in 1959? 4 options have been given कि the waiver is valid since it was voluntary, the waiver is invalid because fundamental rights cannot be waived, the waiver is valid only if approved by the president, and the waiver is valid only if it does not violate article 19. ठीक है, तो क्या सही ऑप्शन है इसका? कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? देखिए यहाँ पे क्या बात हुई है कि बशेश्वर नाथ वर्सेस जो सीआईटी 1959 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला था कि फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल के पर्सनल जो राइट्स हैं उन वो नहीं है जो वो वेव कर सकते हैं। ठीक है, ये राइट्स पब्लिक पॉलिसी के पार्ट होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं कि इसलिए इन्हें एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वेव नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख कर भी बोले कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं करेगा तो वो एग्रीमेंट इनवैलिड होगा। याद रखिएगा ये कि वो एग्रीमेंट इनवैलिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वेवर जो है इनवैलिड, फंडामेंटल राइट्स
वेवर्स के इनवैलिड जो है फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड। तो ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पे सही ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन बी मार्क करिए एज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, देख लीजिए। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। एक बार क्वेश्चन देखिए क्या है, 119 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोला जा रहा है इसमें, आइए देखते हैं। कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहाँ पे जो केस दिए हैं इनमें से इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ डोमिसाइल इन द स्टेट कंसर्न फॉर गेटिंग इलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो यहाँ 4 केसेस दिए गए हैं। तो ये कौन सा केस यहाँ पे रिलेट कर रहा है, किसकी बात की जा रही है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, ये देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो आंसर है ये आपका है, ये कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वाला जो केस है ये इससे रिलेट कर रहा है कि यहाँ पे इसमें बात की गई है जो कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2006 का केस है। कब का है, 2006 में। ठीक है, इसमें क्या था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि राज्यसभा के जो इलेक्शंस के लिए डोमिसाइल मतलब स्टेट की रेजिडेंसी जो है कंडीशन कंपलसरी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है डोमिसाइल की कंडीशंस कंपलसरी नहीं है। पहले रूल था, ये रूल पहले था कि कैंडिडेट को उस स्टेट के रेसिडेंट होना चाहिए जहां से राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो रहा है, वहां का डोमिसाइल उसका रेजिडेंसी होना चाहिए। लेकिन अमेंडमेंट के बाद डोमिसाइल कंडीशन हटा दी गई थी और कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। मतलब अब कोई भी इंडियन सिटीजन चाहे किसी भी स्टेट का हो, वो राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो सकता है। तो ये हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये बी, ये हमारा सही होने वाला है कि कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, देन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व क्यूरेटिव पिटीशन इन द केस ऑफ। ठीक है, यहाँ पे 4 केस दिए हैं, तो इनमें से कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है हमारा आंसर। ठीक है, कौन सा सही है कि देखिए, यहाँ पे जो क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा जो है ये 2022, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2022, 2022 ही था ना, नहीं 2002 था ये, आई थिंक, सॉरी ये 2022 नहीं था, इट वाज 2002 का केस था। ठीक है, तो 2000 इसमें 2002 केस में इवॉल्व किया था। तो कोर्ट ने बोला कि अगर जो है फाइनल जजमेंट के बाद भी कोई जो है ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो तो एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जा सकती है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है जो रिव्यू पिटीशन के बाद अवेलेबल होती है ताकि जस्टिस जो है इंश्योर किया जाए। ठीक है, जस्टिस को जो है इंश्योर किया जाए। इसके अलावा कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ये रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा क्यूरेटिव पिटीशन का है ये। ठीक है, यहाँ पे क्यूरेटिव पिटीशन का हमारा ऑप्शन है ये रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का केस, यहाँ पे ये चीज़ के बारे में क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में बात करता है। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 120, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व क्यूरेटिव पिटीशन इन केस ऑफ, ये तो हमारा यही था, सेम ही है, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स what happens to a pre-constitutional law inconsistent with fundamental rights। यहाँ बोला गया it is completely void and ceases to exist, it becomes dormant and remains inoperative until the inconsistency is removed, it continues to be fully enforceable, it must be
रिपील्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? देखिए यहाँ पे जो है कि इट बिकम्स डोरमेंट एंड रिमेन्स इन ऑपरेटिव, इट बिकम्स डोरमेंट एंड रिमेन्स इन ऑपरेटेड अंटिल द इनकंसिस्टेंसी इज रिमूव। ये आंसर जो है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्यों है? असली सवाल है कि क्यों करेक्ट है। करेक्ट इसलिए है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, कहता है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो कंप्लीटली वॉइड नहीं होता, वो लॉ जो है डोमिनेंट या इनऑपरेटिव हो जाता है सिर्फ उन सिटीजन्स के लिए अगेंस्ट, सिर्फ उन सिटीजन्स के अगेंस्ट जिनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। अगर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाए या इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाए तो वो लॉ फिर से रिवाइव किया जा सकता है, वो लॉ फिर से रिवाइव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो बाकी ऑप्शंस दिए हैं कि कंप्लीटली जो वॉइड है ये वाला, तो ये क्यों ऑप्शन गलत है? ये इसलिए क्योंकि ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी के लिए। ठीक है, फुली जो यहाँ पे दिया गया है एक, उसमें ये फुली एनफोर्सेबल है, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि गलत इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होने पर इन्फोर्स नहीं होता। ऑप्शन एक और दिया है हमारे पास कि वो भी गलत है कि मस्ट बी रिपील्ड बाय पार्लियामेंट, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो डोरमेंट ही रह सकता है, डोमिनेंट ही रह सकता है जब तक इनकंसिस्टेंसी रिमूव ना की जाए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, मार्क करेगा ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि रवि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, was dismissed from service without being given any opportunity to be heard. Which writ should he file to challenge his violation of natural justice? कौन सा रिट वो फाइल कर सकता है? उसको सुना नहीं गया और उसको लग रहा है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो इनमें से कौन सा रिट वो फाइल कर सकता है? तो देखिए, रवि को बिना नेचुरल जस्टिस के, मतलब ऑडी अल्ट्रम पार्टम अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड जिसको कहा जाता है, उसको उसके बिना ही उसको डिसमिस कर दिया गया। इस सिचुएशन में वो सर्टियोररी रिट फाइल करेगा। कौन सी रिट फाइल करेगा? सर्टियोररी रिट फाइल करेगा, जो यूज होता है जुडिशियल या काशी जुडिशियल ऑर्डर्स को क्वैश करने के लिए जब प्रोसीजर वायलेट हो जाए। ठीक है, जब प्रोसीजर वायलेट हो जाए। यहाँ पे जो है ऑप्शन तो हमारा ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क करिए ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये सर्टियोररी रिट के अंदर वो फाइल कर सकता है अपना। फाइन, तो क्वाइस जो डिसमिसल वायलेटिंग नेचुरल जस्टिस के लिए है वो है सर्टियोररी। मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, देन मूव किया जाए अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 123 ये कह रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी है रिफ्यूजेस टू हायर ए वुमेन stating that they prefer male employees. Can women challenge this under Article 15? तो पहले तो ये भी जानेंगे कि आर्टिकल 15 क्या कह रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए, एक बार देखिए 4 ऑप्शंस में क्या कहा गया है और कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम कि आर्टिकल नंबर जो 15 है वो क्या कह रहा है। आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, कास्ट, सेक्स। जैसे इसमें एक प्राइवेट कंपनी इज नॉट स्टेट अंडर आर्टिकल 12, तो आर्टिकल 15 जो है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता उनके एक्शंस पर। इसलिए अगर कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयर वुमेन को हायर करने से मना करता है तो वो आर्टिकल नंबर 15 वायलेशन नहीं होगा। लेकिन वुमेन के पास रेमेडी हो सकती है अंडर लेबर लॉज में, जहाँ पे इक्वालिटी प्रोविजंस की बात की गई है और स्पेशल जो लेजिस्लेशन लाइक इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 का है, तो उसके अंदर उसको वो अपनी बात रख सकती है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 15 है ऑप्शंस में दिए गए हैं हमारे काफ़ी चीज़ की पहला है कि यस बिकॉज टू ऑल सिटीजन। ठीक है, आर्टिकल 15 अप्लाइज ऑल सिटीजन नहीं होता है, पहली बात कर ली हमने। फिर दिया नो आर्टिकल 15 अप्लाइज ओनली टू
क्या दिया है, आर्टिकल 15 अप्लाइज ओनली टू स्टेट एक्शंस। ठीक है, तो वो भी हमारा यहाँ पे ऑप्शंस है। ठीक है, जो भी हमारा ये सही होगा ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकल 15 अप्लाइज सिर्फ स्टेट एक्शंस पर होता है, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस पे होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज पे। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शंस हैं हमारे गलत होने वाले हैं, क्योंकि वो अलग उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे मार्क करिएगा, आर्टिकल नंबर 15 जो है वो बात करता है, अप्लाई करता है ओनली फॉर द स्टेट एक्शन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव किया जाए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होने वाले हैं रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय सुटेबल लेजिस्लेटिव मेजर्स, they are inspired by the constitution of the former USSR, they form part of the directive principles of state policy, there are currently 12 fundamental duties in the constitution। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, कौन सा या कौन से। ये एमएसक्यू की तरह है, आपका एमएसक्यू क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 या उससे ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एनफोर्स ड्यूटीज जो है आर्टिकली फंडामेंटल 15(1)(a) डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं होते, बट पार्लियामेंट उन्हें लेजिस्लेटिव मेजर्स के थ्रू इन्फोर्स कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट जो 1971 में था, उसका एग्जाम्पल लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेटमेंट दिया है कि इंस्पिरेशन जो है कि फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से, यहाँ पे है कि दे आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर। ठीक है, तो ये हमारा सही है। इसके अलावा यहाँ पे जो है कि डीपीएसपी पार्ट जो दिया गया है, डीपीएसपी पार्ट हमारे पास दिया गया है थर्ड में, तो ये हमारा गलत होगा। क्यों गलत है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट नहीं है, वो अलग पार्ट 4A में एडेड है। ठीक है, ये 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के उसमें पार्ट में ऐड किया गया है। तो जो 4th नंबर में दिया गया हमारा कि करेंटली 12 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो ओरिजिनली 10 थे, लेटर वो 11 किए गए, जो एडिट किया गया बाय 86 अमेंडमेंट जो 2002 में था, और जो 12th ड्यूटी है वो ऐड की गई 92nd अमेंडमेंट जो 2006 में था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ ये गलत है, ये हमारे सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन ए सही होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारे सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मार्क करिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव किया जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो आज का लास्ट सवाल है जिसकी तरफ हम मूव करते हैं। आई होप यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर होगा। यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंसेस अंडर इमरजेंसी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, फिर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास बिटवीन द यूनियन एंड प्रोविंसेस इज डन थ्रू 3 डिफरेंट लिस्ट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास बिटवीन द यूनियन एंड प्रोविंसेस इज डन थ्रू 3 डिफरेंट लिस्ट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा सही है। तो इसको कैसे, क्योंकि जो ऑप्शन 1 है कि प्रेसिडेंट जो टेक्स ओवर प्रोविंसेस अंडर इमरजेंसी, ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट करता है, क्योंकि यूनियन डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल ले लेता है। इसके अलावा जो है कि यहाँ पे दिया है कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, कि यहाँ पे दिया है कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑन द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पे दिया है। ये भी फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, क्योंकि रेसिड्यूरी पावर जो है वो यूनियन के पास है, स्टेट के पास नहीं होगा ये। इसके बाद दिया है आपके ऑप्शन 3 में क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास जो है
ये दिया है कि किसी भी यूनियन लिस्ट के थ्रू स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट, ये फेडरल प्रिंसिपल का कोर फीचर है और बिल्कुल सही होगा ये, ठीक है, ये हमारा सही है। बट ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है कि नन ऑफ द एबव दिया है, वो गलत होगा, क्योंकि करेक्ट आंसर 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे फेडरल जो करेक्ट है और फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करता, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, प्लीज मार्क इट एज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मार्क करके रखिए, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आज के 25 क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हम पास्ट में हर क्लास में 25 क्वेश्चंस करते आए हैं, मीन सो फार अभी तक हमने 5th लेक्चर तक 125 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड, तो वो आपको रिवाइज करते रहना है बीच बीच में सारे आर्टिकल्स को लेके कि कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया है, आपको बस रिवाइज करते रहना है, तो भी इजी होगा एग्जाम में रिकॉल करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तो तब तक के लिए रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।